हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चाणक्यास यूट्यूब चैनल। जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के पैटर्न के बारे में बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है। क्लर्क की बात करें हम, तो हमने यहाँ पे जाना था कि प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। पीओ में ऐसा नहीं होता, पीओ में एक इंटरव्यू की स्टेज भी होती है। इंटरव्यू की स्टेज को क्लियर करने के लिए भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपकी जो मेरिट है वो किस बेसिस पे लगती है और कितने कितने परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो आपके मेंस से लिए जाते हैं और कितने परसेंट मार्क्स आपके इंटरव्यू के मिलाकर मेरिट बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाइए और उस वीडियो को समझिए कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया है। राइट। अब उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास बच्चों की काफी क्वेरीज आई कि सर ठीक है, प्रोसेस हम समझ गए, पैटर्न हम समझ गए, बट हमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि काफी सिलेबस ऐसा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि बैंकिंग का है या नहीं है, इसको तैयार करना है या नहीं करना है। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो रीजनिंग के एजुकेटर हैं, तो आप रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज जो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूंगा, जिससे कि आपको पूरा पैटर्न पता चले कि एग्जाम में सिलेबस का क्या रोल है और क्या क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली सिलेबस की तरफ चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिलेबस हमारे पास क्या क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री में क्या क्या हमारा चलने वाला। ठीक है। अगर हम प्री में देखें तो आप देख पा रहे हो कि इनइक्वालिटीज है, सिलॉजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सिंबल सीरीज है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस, सिटिंग एंड पजल। यहां पे अगर हम बात करें सिंपल, अगर यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं इनइक्वालिटीज की, तो अगर हम यहां पर इनइक्वालिटीज की बात करें, आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा जो हम सिंबल्स को यूज करते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, राइट। वो वाले इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन हैं। सिलॉक्स की अगर हम बात करें तो सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 to 5 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और जरूरी नहीं है कि आपके प्री एग्जाम में सिलॉक्स आएगा ही आएगा। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आए और किसी शिफ्ट में ना आए। इनइक्वालिटी का भी सेम रोल है कि किसी शिफ्ट में आ सकती है और किसी शिफ्ट में नहीं आ सकती, लेकिन अगर आती है इनइक्वालिटी तो 5 मार्क्स की आती है। सिलॉक्स अगर आता है तो 3 to 4 या 5 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 3 नंबर, सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूरा दिया जाता है, उसी के बेसिस पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो ट्रेंड है वो ये है कि चाइनीज कोडिंग ही दी जाती है। अब चाइनीज कोडिंग क्या होती है वो आप समझिए कि चाइनीज कोडिंग मतलब कि शी इज वॉकिंग कोडेड एज SHVELR, जो भी है, ठीक है। ऐसे जो कोड्स गिवन होते हैं वो हमारी चाइनीज कोडिंग होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो हमारे बैंकिंग में सिलेबस में है वो चाइनीज कोडिंग मेजरली पूछी जाती है, राइट। अगर मेंस की बात करेंगे तब उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आप एक तरीके से अरेंजमेंट टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट में करते हो कि इनको अरेंज करना है कि किसी की हाइट किसी से ज्यादा है, किसी का वेट किसी से ज्यादा है, किसी के मार्क्स किसी से ज्यादा है या कम है। उसको अरेंजमेंट करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ पर्संस, तो ये हमारा रहता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब आपको प्रॉपर एक सीरीज दी जाती है। सपोज करो कि जैसे आपको गिवन है वहां पर कोई भी आपको अल्फाबेट्स गिवन है, अल्फाबेट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, आपके सिंबल्स लिखे हैं, उसके बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज में आपके आते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको कंडीशंस को ध्यान से पढ़ते चले जाना है। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये भी 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, उसी के बेस पे हमसे 3 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पैटर्न रहता है हमारा। मशीन इनपुट आउटपुट की अगर बात करें तो देखो, मशीन इनपुट आउटपुट जो है काफी टाइम से प्री एग्जाम्स में देखा नहीं गया। जब लास्ट टाइम देखा गया तो SBI PO के एग्जाम में देखा गया था मशीन इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी, दोनों की अगर बात कर लें तो SBI PO के प्रीलिम्स में देखा गया था, IBPS PO या RRB PO के प्रीलिम्स में ये देखा नहीं गया। तो हो सकता है कि मशीन इनपुट आउटपुट अभी के लिए उनके कंसेप्ट से बाहर हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मशीन इनपुट आउटपुट आ ही नहीं सकता प्रीलिम्स में, राइट। यहाँ पे जो मशीन इनपुट आउटपुट आता है वो होता है हमारा मेजरली शिफ्टिंग के बेसिस पे, कि शिफ्टिंग की है तो शिफ्टिंग के बेसिस पे यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम SBI PO में देखा गया था, पता नहीं अब आएगा, बट हमें तैयार रहना है, हो सकता है कि कभी भी आ जाए, इसी बार आ जाए,
कोई चांसेस भी नहीं है ना ऐसे कि नहीं आए, ऐसा आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि मशीन रिपोर्ट आएगा ही नहीं। अगर सिलेबस में है तो वो पूछ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो डाटा सफिशिएंसी इज लाइक कि आपको सारे सब्जेक्ट मतलब पूरा सिलेबस आपको आता है, पूरे सिलेबस में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन को पढ़ के हम बता सकते हैं कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन सबको हम डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे तब उसके साथ देखेंगे। मिसलेनियस में क्या है, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ अल्फाबेट्स लिख के दे दिए हैं, मतलब लेटर्स लिख के दे दिए, उन लेटर्स के बीच में जो लॉजिक लग रहा है 5 ऑप्शंस होंगे, 4 में सेम लॉजिक होगा, एक में कोई अलग होगा, तो वो चीज अलग होगी। अब अगला है जैसे वर्ड पेयर एंड नंबर पेयर। वर्ड पेयर और नंबर पेयर की मैंने देखो एक वीडियो भी बनाई थी कोडिंग डिकोडिंग के नाम से, जिसमें हम ये देखते थे कि कितना पेयर बन रहे हैं, राइट। तो जितने पेयर बन रहे होते थे हम उसको वहां पे डिस्क्राइब करके बोल देते थे कि इतने पेयर यहां पर बन रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखें तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अब जो मेजर सेक्शन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, सो अगर हम बात करें रीजनिंग की, सो रीजनिंग का जो मेजर पार्ट है, मेजर मतलब बहुत ही मेजर चीज जो है यहाँ पर वो सिटिंग और पजल से, मतलब करीब करीब 20 नंबर का जो पेपर होगा आपका 35 में से, अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ या क्लर्क के, तो इनमें अगर 35 का सेक्शन है तो 20 मार्क्स के सिटिंग और पजल के पास होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सिटिंग और पजल कितना जरूरी है हमारे लिए, राइट। तो सिटिंग और पजल्स पे हमें बहुत फोकस करना है। तो इसकी भी एक सीरीज चलाएंगे, जैसे हमारी सीरीज चल रही है। सो ट्राई करूंगा मैं कि अगली सीरीज जो है वो पजल प्लस सिटिंग की हमारी हो, जिससे कि हमारा पजल और सिटिंग पे मार्क्स कहीं ना जाए, राइट। क्योंकि मेजर पार्ट जो है सिटिंग और पजल ही हमारा कैरी करने वाला है। तो आउट ऑफ 35 20 मार्क्स अगर सिटिंग और पजल से मुझे मिलने वाले, तो इसका मतलब है कि मेजर मुझे यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी ध्यान को तो दे लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब बाकी 20 नंबर का तो हो गया, 15 नंबर का क्या होगा। तो 15 नंबर का ये पूरा का पूरा जो पोर्शन बचा हुआ है इसमें से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्री का सिलेबस रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं मेंस की बात। रीजनिंग का मेंस का सिलेबस क्या रहने का, तो देखो सबसे पहले पजल्स हैं। पजल्स की भी मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि वो कैसे कैसे किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस को पूछता है। प्री वाले में भी मैंने लिखी हुई है और मेंस वाले में लिखी हुई है। तो देखो अल्टीमेटली अगर मैं एक पॉइंट पे आऊं तो ये अरेंजमेंट ही करवाते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे है एक ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स। ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स का मतलब है कि आपको ब्लड रिलेशन के साथ साथ पजल को सॉल्व करना, मतलब एक फैमिली आपको गिवन होगी, उस फैमिली के कुछ सपोज कर लो आप मेंबर्स हैं, वो किसी ना किसी रोल को निभा रहे हैं, कोई कैरेक्टर है, या फिर सपोज कर सकते हो आप कि कोई उनकी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। सो ऐसे हो सकता है। तो वो कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन में एक दूसरे से ये रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इनकी डेजिग्नेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सा पर्सन क्या है, डॉक्टर है, लॉयर है, क्या है, राइट। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट भी है। देखो सर्कुलर, इंस्क्राइब, स्क्वायर, इंस्क्राइब। देखो सिंपल भी आ सकते हैं, जैसे हमारे प्री में आते हैं सिंपल, वैसे भी आ सकते हैं। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, मतलब 2 सर्कल एक साथ, तो दोनों में कुछ ना कोई बैठा होगा, फेसेस आपको गिवन होंगे, तो वो सब है। तो ये सब भी हम आगे जब चलते रहेंगे तो इनकी भी हम क्लासेस जरूर लेंगे। आप मिसलेनियस की बात करें अगर, तो कोडेड इनइक्वालिटी आता है। तो जैसे कि अभी मैंने इनइक्वालिटी की एक सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ाया भी था, तो आप वहां पे जाके उस चीज को पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है। देखो देखने में लगता है कि कोडेड इनइक्वालिटी है, बहुत टफ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप उस वीडियो को देखेंगे, उस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको इनइक्वालिटी बहुत इजी लगेगी, राइट। उसके बाद है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ऐसा है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे प्री में आते हैं, या फिर कोडेड फॉर्म में आ जाते हैं कि $A का मतलब है A इज इन नॉर्थ ऑफ B, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आगे बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 2 तरीके की आती है। एक तो कोडेड आती है, कोडेड मतलब जिसमें अल्फाबेट्स का अलग आपको निकालना होता है, नंबर क्यों लिखा है वो अलग, डॉलर मतलब या सिंबल्स क्यों लिखे हैं वो सब अलग निकालना होता है। एक होती है हमारी कंडीशनल कोडिंग की, कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, उसके बेसिस पे हमें आंसर करना होता है। आगे है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन मतलब आप कहोगे सिंपल तो हमने पढ़ा है, कोडेड क्या होता है। सो कोडेड में ऐसा होता है कि A + B बोल दिया कि A इज फादर ऑफ B, तो आपको वहां पे डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि A इज फादर ऑफ B, वो सिंपल आपको कोडेड के फॉर्म में दे देंगे, कोड्स बना के कि प्लस का मतलब आपको फादर लेना है, और वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधा लिखा है या उल्टा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि A + B का मतलब वो लिख देते हैं B इज फादर ऑफ A, तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो वो आपको वहां पे समझना है। इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है।
मेजर जो टाइम रहता है वो पजल और सिटिंग में ही रहेगा, लेकिन अगर मिसलेनियस में से बात करें तो इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है कि 5-5 क्वेश्चंस इनके आपको देखने को मिल ही जाते हैं। इनपुट आउटपुट में कुछ लॉजिक्स हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो करवाता है उस पर, कि मतलब पूरी मैथमेटिक्स दी होती है, नंबर्स गिवन होते हैं, नंबर से ही आपको लॉजिक्स फाइंड आउट करने होते हैं और हर स्टेप में अलग अलग लॉजिक होता है। तो उस चीज पे हमें वर्क करना है और हम उस पर काम भी आगे करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, कंपैरिजन के बेस पे सिंपल आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डाटा सफिशिएंसी, अगेन अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप डाटा सफिशिएंसी कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट। सो इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, छोटा सा, लेकिन यहाँ पे जो मेजर रोल है वो है सिटिंग और पजल्स का। तो इन पे हम ध्यान देंगे, क्लासेस भी लगाएंगे, सीरीज भी बनाएंगे पजल और सिटिंग की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्री के सिलेबस को जानते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे जो मेजर रोल रहता है अगर मैथ्स की बात करें तो उसमें रहता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हो, या फिर डीआई। इन दोनों को मिला के सिंप्लीफिकेशन, डीआई और नंबर सीरीज, इनको मिला के कुछ ज्यादा जो प्ले है हमारा वो आता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें, अगर क्लर्क का एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, राइट। अगर डीआई की बात करें तो 2 डीआई आ जाते हैं। अगर पीओ के एग्जाम की बात करें तो पीओ के एग्जाम में 2 डीआई आ जाती है और कैसलेट भी आ जाता है कभी कभी, और अप्रोक्सीमेशन आता है पीओ के एग्जाम में तो 5 या 6 क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स के मिल जाते हैं। तो जो मेजर रोल है वो यहाँ पर डीआई प्लस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, जैसे रीजनिंग में हमारे पास पजल्स और सिटिंग का रहता है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी आती है और कभी नहीं आती। सो ये डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज कि आपकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है या नहीं आई, लेकिन डीआई और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये आपको आएगा ही आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हो, अर्थमेटिक का भी सिलेबस आप चेक कर सकते हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक को आपको बता सकूं कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अर्थमेटिक की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आपके अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में चैप्टर ही हमारे पास 10 से 12 है, तो हर चैप्टर से कोई एक एक क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो आपको इस तरीके से इनको करना है तैयार। तो आपका जो मेजर रोल रहेगा वो डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। नंबर सीरीज में देखो, नंबर सीरीज में कभी मिसिंग आ जाती है और कभी रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका किस पे हाथ है। आपको कमांड दोनों पे बनानी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी वहां पर आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन आए, हो सकता है 4 क्वेश्चन आए। तो यहां पर वेटेज जो है वो फिक्स नहीं है कि नंबर सीरीज के 5 ही क्वेश्चन आएंगे, राइट। ठीक है, चलिए अब मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वांट के मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। यहां पर नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज यहां पे सिंपल फॉर्म में नहीं आती है। सिंपल फॉर्म मतलब कि आपको ना एक्स वाई जी 3 रोज दी है, तीनों में आपको अलग अलग निकालना है और आपको अलग अलग के बाद कंपैरिजन करना है कि पहली वाली रो में पहली कंपैरिजन करने पे पहली वाली रो का नंबर बड़ा है, दूसरी वाली का बड़ा है या तीसरी वाली का बड़ा है। तो आपको वो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो आती है वो थोड़ी अलग लेवल की आती है, राइट। सो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वांटिटी कंपैरिजन क्या है, 2 या 3 स्टेटमेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि उनके जो रूट्स हैं वो इतने इतने हैं, तो उसके बाद आपको बताना होगा कि एक्स और वाई के बीच का क्या रिलेशन बनेगा। अर्थमेटिक की बात करें तो देखो सेम रहेगा जैसे आपका प्री में रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो है बदल जाती है। जैसे वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक, वेरिएबल बेस्ड मतलब कि प्री में क्या रहता है, आपके पास पूरा वैल्यू पता होती है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म में आपसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। फिलर बेस्ड मतलब आपको फिलर दे दिया जाएगा कि उस फिलर में क्या वैल्यू हम पुट करें जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। सो कभी कभी ऐसा होता है कि फिलर में एक ही ऑप्शन सेट होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी वहां पर आपके आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन की बात है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर डीआई भी बन जाती है, ठीक है। और डीआई की अगर यहां पर बात करें तो सेम डीआई है, टेबल, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट। पाई चार्ट में कभी कभी 2 पाई चार्ट बने आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री में इजी आएगा। और जो अगर लेवल की बात करें तो मेंस में थोड़ा सा अपर लेवल होगा, राइट। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, मिक्स्ड मतलब कि एक आपको टेबल भी दे दिया, आपको पाई चार्ट भी दे दिया, या फिर कैसलेट की फॉर्म में आ सकता है आपके साथ। अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह, इन पर भी डीआई बन सकती है। तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो उस पर डीआई
बन सकती है यहाँ पर, राइट। सो अर्थमेटिक के टॉपिक्स को भी आपको ध्यान से समझते हुए चलना। रडार आप देखोगे, रडार टाइप की डीआई आती है, वेन डायग्राम भी बन जाते हैं। स्कैटर डीआई, स्टॉक मार्केट वाली डीआई, जैसे कि जिसे आप कैंडल डीआई भी कहते होंगे शायद, कि एक अपर लेवल और एक लोअर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फनल में क्या होता है कि आपका एक फनल टाइप रहता है कि सबसे ऊपर एक वैल्यू है, फिर छोटा छोटा होते होते आपको लास्ट वैल्यूज तक वो ले जाता है। और डाटा सफिशिएंसी एज यूजुअल, आपको पूरा सिलेबस अगर आता है तो आप डाटा सफिशिएंसी कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश के लिए। सो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस करेक्शन है, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा या सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग के एरर्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है आपका, अगर प्री की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, और बाकी सब में किसी से 4 आ रहे हैं, किसी से 3 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं। सो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर में कि वो उस शिफ्ट में कैसा डाल रहा है, राइट। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे प्री में, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंस की बात करते हैं। अब अगर हम मेंस की बात करें, यहाँ पर इंग्लिश के अगर मेंस की बात करें हम, तो इंग्लिश के मेंस में क्या है, आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है कि 2 भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर 2 आ जाए। क्लोज टेस्ट है, मतलब सेम सा ही है कुछ सिलेबस, तो इसमें क्या है, लेवल का बस थोड़ा सा फर्क होगा आपका, बाकी सिलेबस थोड़ा सा कम ही होता है, राइट। जैसे रीजनिंग का और मैथ्स का आप अगर देखोगे तो थोड़ा टफ होता चला जाएगा, इसमें भी हल्का सा ही जंप होगा बस सिलेबस में, लेकिन सिलेबस वही सेम सा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जीए के सिलेबस की। अब ये जीए जो है सिर्फ मेंस में आता है। अभी तक जो हम 3 बात की हमने, वो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आता है, लेकिन अगर हम जीए की बात करें तो जीए सिर्फ करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को मिला के बनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट भी होता है, जो स्टैटिक का पार्ट होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कोई करंट की न्यूज है, कोई करंट की न्यूज है आपकी अभी बिल्कुल चल रही है, ताजा किसी स्टेट की चल रही है, तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात कर ली या उस स्टेट के गवर्नर की बात करी, तो वो ऐसी स्टैटिक पूछता है जो करंट में चल रही होती है, ठीक है। अब बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो वहां पर बैंकिंग अवेयरनेस के आपको पूरा सिलेबस है, सो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंक है, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सब पॉइंट्स हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपके बैंकिंग के मेंस में आपको पूछे जा सकते हैं। सो जो मेजर सेक्शन रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा। अब करंट अफेयर्स जो है वो आपके 80 to 85% करंट अफेयर्स से ही पूछा जाएगा जीए में। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बच्चे को चाहे 10 से 15% आपका बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको जो मेजर फोकस करना है वो करंट अफेयर्स पे करना है। अब करंट अफेयर्स में भी किस पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, तो देखो बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग से रिलेटेड सारी न्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बैंकिंग में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई रेजिग्नेशन हुआ है, राइट, वो सब हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो। जैसे मर्जर होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, तो बैंकिंग में कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो सब हमें ध्यान रखना। उसके अलावा भी हमें सारी न्यूज पढ़नी है, जैसे नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, डिफेंस की न्यूज है, स्पोर्ट्स की न्यूज है, अवार्ड्स हैं, ऑब्ituaries हैं, पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन मेजर जो ध्यान हमारा होना चाहिए वो इकोनॉमिक सेक्शन पे या बैंकिंग के सेक्शन पे हमारा होना चाहिए, राइट। सो ये है आपका जीए का सिलेबस, तो इसमें मोस्टली आपके करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन आते हैं, सो करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर। इसके बाद अगर हम चलें कंप्यूटर, अब आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर तो किसी एग्जाम में आता ही नहीं है, नहीं, एक एग्जाम ऐसा है बैंकिंग में जहां पे कंप्यूटर पूछा ही जाता है, जो है आरआरबी का। आरआरबी पीओ की बात करें चाहे आरआरबी क्लर्क की बात करें, वहां पर कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, और वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब वहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो कंप्यूटर पढ़ना आपको आरआरबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो बहुत इजी है। आप अगर आपने 8-9 का जो कंप्यूटर है वो सही से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ, इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर के बारे में क्या है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, मतलब डिवाइसेस आपको बता दिए गए कि ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट भी बेसिक्स वाला, बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल बेसिक आएगा आपका। एमएस ऑफिस में वो सब कुछ पूछ लेते हैं, एमएस वर्ड के बारे में भी पूछ लेते हैं, एक्सेल के बारे में पूछ लेते हैं, पेंट के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इसको भी ज्यादा नहीं पूछते डिटेल में, सिंपल रखते हैं बिल्कुल कि नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको पता होने चाहिए बस। डाटाबेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको वो भी थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना,
कि मेमोरी कितनी मेमोरीज को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितनी हो जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी वो बहुत चीजें पूछ लेता है, जैसे 5 ऑप्शंस आपको दे दिए, कह देगा कि इनमें से कोई इनपुट डिवाइस कौन सा है या आउटपुट डिवाइस कौन सा है, या फिर पूरा पेयर बना के दे सकते हैं कि इनमें से फाइंड आउट करो ऑड वन आउट, राइट। शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्टकट कीज क्या है हमारी, और कंप्यूटर के एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, आपको फुल फॉर्म बतानी होती है तो वो भी आपको वहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस हो गया हमारा, बैंक मैथ्स का हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया। उसके बाद हमने जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर ली कि क्या आएगा उसमें, तो उसमें करंट अफेयर्स आएंगे मोस्टली, और कंप्यूटर में आपको बता दिया है कि ये किस एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सो ये है आपका डिटेल सिलेबस। अगर आप इसमें मार्क्स की बात करें तो देखो, मार्क्स के बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ जाए या किस टॉपिक से कितना आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी रहा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। थैंक यू।